जेलर ने एक कैदी से पूछा जिसकी परसों फांसी होने वाली थी और उससे कहा कि भाई परसों तुम्हारी फांसी होने वाली है और तुम्हारी अगर कोई आखिरी इच्छा हो तो अपनी बता दीजिए। कुछ खाने पीने की इच्छा हो या फिर किसी से मिलने की हो, किसी से कोई संदेशा पहुंचाने की अगर तुम्हारी इच्छा हो, कुछ देखने की इच्छा हो तो आप हमें बता दीजिए, हम वो इच्छा आपकी पूरी करवा देंगे। जेलर की बात सुनकर के वो कैदी कहने लगा, सर अगर आप हमारी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो हमारी एक इच्छा है और वो इच्छा है हमारी कि हम अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहते हैं। उस कैदी की ये बात सुनकर के जेलर जो होते हैं हिचक जाते हैं, एकदम से सोचने लगते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कैदी कभी नहीं मिला था और ना ही उसने ऐसी कभी डिमांड की थी कि जो फांसी के समय अपनी पत्नी से एक रात मिलना चाहता है। आखिर आगे ऐसा क्या हुआ था इस घटना के अंदर, जेलर ने उसे मिलवाया या नहीं मिलवाया, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार और ये कहानी कहीं दूर की नहीं है, इसी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहाँ पर दो दोस्त रहते थे। एक का नाम श्याम था और एक का नाम लखन था। ये बड़े एक दूसरे से ज़्यादा प्रेम पूर्वक रहते थे, स्नेह करते थे और बचपन से ही ये साथ पढ़े लिखे थे, खेले कूदे थे। और जब बड़े हो गए तो श्याम की शादी हो गई और लखन की शादी नहीं हुई थी। फिर ये दोनों फैक्ट्री में काम करने के लिए चले गए, कंपनी में काम करने के लिए नोएडा चले गए दोनों, और वहाँ एक ही रूम पर दोनों रहने लगे। एक कंपनी में काम करते थे तो श्याम की नज़र एक लड़की पर पड़ गई। एक लड़की वहीं की रहने वाली थी जिसका नाम था रेखा। वो रेखा जो थी श्याम से प्रेम करने लगी थी और लखन अकेला था क्योंकि श्याम का पहले ही विवाह हो चुका था। वो अपनी पत्नी को छोड़ करके जब गया था तो वहाँ फैक्ट्री में यानी कंपनी में जहाँ काम करने लगा था वहाँ पर एक लड़की से उसे प्रेम हो गया। लड़की उससे बहुत प्रेम करने लगी, दिखने में बहुत अच्छी थी, सुंदर थी। और लखन अकेला था तो वो अपने दोस्त श्याम से कहता था कि श्याम भाई, तुम्हारी पत्नी भी है और तुमने एक लड़की भी सेट कर ली, हमें भी कुछ करवा दो, ऐसा करो अपनी वाली हमें दे दो। श्याम कहता है पागल हो गए, अरे अपनी बीवी और अपनी गर्लफ्रेंड कोई किसी को देता है? हम अपने आगे का खाना तुम्हें दे सकते हैं, अपनी जेब का पैसा दे सकते हैं, अपने तन का कपड़ा दे सकते हैं, लेकिन अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड को कोई किसी को नहीं देता। तुम और देख लो। लखन सोचने लगा कि इसका मतलब है कि तुम हमारे सच्चे दोस्त नहीं हो, तुम हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। इस बात को लेकर के लखन और श्याम के बीच में थोड़ी तू में हो गई। एक दूसरे से घृणा करने लगे थे। रहते तो एक ही रूम पे थे, लेकिन लखन सोच रहा था कि अगर तूने हमें अपनी ये गर्लफ्रेंड नहीं दी है तो हम तुझे भी रखने नहीं देंगे। जैसे हम अकेले रह रहे हैं रूम पर, वैसे तू भी रहेगा। अब वो दिमाग में ये सोच रहा था कि कैसे इन दोनों को अलग करूं। तो एक दिन ऐसा हुआ, कहते हैं ना कि दोस्त वो दोस्त नहीं होता जो अपने स्वार्थ के लिए दोस्त का बुरा सोचने लगे। दोस्त तो वो होता है कि दोस्त की जरूरत के लिए अपना त्याग कर दे। आजकल के दोस्त जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं और जहां उनका मतलब हल हुआ दोस्त को भूल जाते हैं और दोस्त को ठोकर मार देते हैं। दोस्ती का मतलब तो बस यही होता है कि हर परेशानी में, हर परिस्थिति में, मुसीबत में दोस्त का साथ दे और हमेशा दोस्ती को बरकरार रखे। दोस्त की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझे, दोस्त की परेशानी को अपना दुख समझे, वही दोस्त होता है। और ऐसे दोस्त आज के दौर में बहुत कम होते हैं। लखन ने एक दिन विचार किया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो लड़की जो थी रेखा, वो कंपनी में श्याम के पास बैठती थी और अपना भोजन श्याम को खिलाती थी और श्याम का भोजन खुद खाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि कमरे पर श्याम नहीं था और वो लड़की रेखा जो थी श्याम के कमरे पर आ गई और उस समय लखन था। लखन ने सोचा कि आज मौका बहुत अच्छा है। उसने तुरंत उस लड़की को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती रूम में बंद करके उसके साथ बलात्कार किया। और बलात्कार करने के बाद उसने सोचा कि ये कहीं किसी से अगर कह देगी तो इसमें
हमें सजा हो जाएगी, हम पकड़े जाएंगे। तब उसने उस लड़की का गला घोट दिया और उसे मार करके उसी के बिस्तर पर डाल दिया, और डालने के बाद में उसे फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया और कह दिया कि इस रूम में लाश पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस आती है तैसे ही श्याम वहां आ जाता है, और पुलिस जो होती है श्याम को गिरफ्तार कर लेती है और उसे मुलजिम साबित कर देती है कि तुमने ही इस लड़की को मारा है। पुलिस उस लाश के लिए उठाकर के पोस्टमार्टम को भेजती है। उसमें लड़की का बलात्कार और गला दबा करके हत्या का मामला सामने आता है। पुलिस उसी के आधार पर श्याम को जेल भेज देती है और 302 और 376 यानी दोनों धाराओं लगा करके मुकदमा दायर कर लेती है। जब उसमें मुकदमा दायर होता है, मुकदमा चलता है, कुछ दिन के बाद फांसी की सजा सुनाई तो जेलर ने कहा कि भाई श्याम, अब तो तुम्हें परसों फांसी होने वाली है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी कोई आखिरी अगर इच्छा हो, कुछ खाना पीना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, किसी को कोई संदेश देना चाहते हो या अपनी प्रॉपर्टी किसी को देना चाहते हो, तो तुम बता दो, हम तुम्हारी वो इच्छा पूरी करवा देंगे। श्याम कहने लगा, सर अगर आप हमारी इच्छा पूरी करवाएंगे तो हमारी बस एक ही इच्छा है कि हम अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं और उसके साथ एक रात गुजारना चाहते हैं। श्याम की बात सुनकर के जेलर जो होते हैं एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं कि भाई अजीब इंसान है तू, परसों तुझे फांसी होने वाली है और तू हमसे इस चीज की डिमांड कर रहा है कि हम अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहते हैं। अरे बात करने की बात तो ठीक है, अगर तुम बात करते तो हम मान लेते, लेकिन फिर भी सबने विचार किया कि भाई देखो उसे फांसी हो रही है, अगर जहां तक हो सकता है तहां कुछ कहना चाहता हो अपनी पत्नी से, कुछ दिल की बातें शेयर करना चाहता हो, कुछ किसी का लिया किया हो, जो भी बातें होती हैं वो शायद अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहे, इसलिए अपनी पत्नी से मिलना चाह रहा है। जेलर ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है। तो उन्होंने सूचना भिजवाई श्याम की पत्नी सुमन के लिए और उनसे कहा कि तुम्हारा पति जेल के अंदर तुमसे मिलना चाहता है। जब सूचना मिलते ही श्याम की जो पत्नी सुमन होती है वो तत्काल जेल में आ जाती है, और जेल में आने के बाद अपने पति के पास जब पहुंचती है तो पति की सूरत को देखती है तो बुरी तरह से फपक फपक करके रोने लगती है। क्योंकि आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिएगा कि जिसके इंसान की परसों फांसी होने वाली हो या उसे पता चल जाए कि मैं परसों मरने वाला हूं या मेरी मृत्यु आ चुकी है, तो फिर उसके दिल पर क्या बीतेगी, उसका दिल कैसे गवाही देगा हंसने का, वही जानता होगा इस बात के लिए। आज उसकी पत्नी सुमन जो होती है अपने पति के चेहरे को देखती है और देख करके भावुक हो जाती है, रोने लगती है, पैर पकड़ लेती है कि तुमने ये बहुत बुरा किया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मुझसे क्या गलती हो गई, तुम बाहर परदेश में कमाने के लिए गए थे या किसी लड़की का मर्डर करने के लिए गए थे। उधर जेलर ने क्या किया कि जिस रूम में श्याम को रहने का इंतजाम किया था उसकी पत्नी को, वहीं पर एक माइक लगा दी थी छोटी सी, जो उसे दिखाई ना दे और उन दोनों की बातें रिकॉर्ड होती रहें और सब सुनाई देती रहें। एक कमरे को खाली करवाया, उसमें श्याम और उसकी पत्नी सुमन बैठ जाते हैं और दो चीफ जो होते हैं वो गेट पर पहरे पर लग जाते हैं, और इधर श्याम जो होता है वो अपनी पत्नी से कहता है, क्या सुमन तुम भी हमको कातिल समझ रही हो, क्या तुम भी ये सोच रही हो कि हमने ही उस लड़की का मर्डर किया है। सुमन कहती है कि तुमने जब मर्डर नहीं किया तो आखिर तुम्हारे ऊपर ये केस आया कैसे, तुम्हें सजा खुली कैसे, तुमने बुरा नहीं किया तो आखिर। सुमन कहने लगी अगर तुमने मर्डर नहीं किया फिर तुम्हें सजा कैसे हो गई, तुम्हें फांसी की सजा कैसे मिल गई, आखिर बात क्या है। पत्नी की बात सुनकर के श्याम रोने लगता है और कहने लगता है, सुमन देखिए कानून अंधा होता है और कानून बिन विचारे फैसला ले लेता है, क्योंकि वो सबूत चाहता है, सबूत चाहे झूठे पेश करे कोई, चाहे साचे पेश करे, वो केवल सबूत मांगता है, किसी के दोषी और निर्दोषी का कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है। और तुम्हें सत्य बात तो मैं ये बताऊं,
श्याम जो होते हैं रोते रोते अपनी पत्नी को बताते हैं। उनकी पत्नी भी रो रही थी और श्याम भी रो रहे थे। श्याम कहने लगे, सुमन, हालांकि मुझे फांसी तो हो ही जाएगी, लेकिन अपने दिल में कभी ये विचार मत लाना कि मेरा पति कातिल था, उसने किसी लड़की का खून किया है। दोनों बुरी तरह से फपक फपक करके रो रहे थे और अपने दिल की बात श्याम अपनी पत्नी सुमन से कह रहे थे। वो आवाज़ जो थी जेलर के कार्यालय में जा रही थी, जहाँ पर जेल और सारे स्टाफ के लोग बैठे हुए थे। उनकी बातें सुन करके बहुत दुखी हो रहे थे। श्याम कहता है कि मैं गीता पे हार रख कर के कसम खाऊंगा, क्योंकि अब तो मुझे फांसी होने वाली है। अब मैं अपने मुंह से कहूंगा कि मैंने कत्ल किया है तब भी मुझे फांसी होगी, और मैं ये कहूँगा नहीं की है तब भी मुझे फांसी होगी। इसलिए मैं अपने दिल की सारी सच्चाई आज आपको बता दूंगा कि मैंने कत्ल नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन कारण ये था कि मैं और लखन जब कंपनी में काम करने गए थे तो वहाँ एक लड़की से हमारी दोस्ती हो गई जिसका नाम रेखा था। और वो लड़की जो थी अपना भोजन लाती थी, वो हमको खिलाती थी, हमारा वो खाती थी, बस इतना ही संपर्क था। कभी हमने उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे, कभी उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं था, बस एक दोस्ती थी। लेकिन हमारा जो भाई है लखन, उसकी नीयत खराब हो गई और वो हमसे कह रहा था कि इस लड़की को हमसे सेट करवा दो। भला मैं कैसे सेट करवा देता। एक दिन की बात है, वो हमारे कमरे पर आ गई। श्याम रो रहा है, अपनी आंखों से आंसू ढरका रहा है, उसकी पत्नी भी रो रही है और रोते रोते अपनी पत्नी को बता रहा है, सुमन, एक दिन रेखा जो थी हमारी जो दोस्त थी वो हमारे कमरे पर आ गई। तब मैंने उससे कहा, ठीक है तुम बैठो, मैं मार्केट जा रहा हूँ और कुछ सब्जी लेकर के आता हूँ, फिर खाना बनाना और खाएंगे, उसके बाद चलेंगे कहीं घूमने के लिए। छुट्टी का दिन था और लखन जो था कमरे पर था। जब मैं कमरे से बाहर निकल गया तो लखन ने मौका पाकर, क्योंकि लखन उसे पसंद करता था, और लखन ने मेरे पीछे उस लड़की का बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद में उससे गला घोट करके मार दिया, जिससे वो अपने मुंह से कुछ उगल ना दे। और मारने के तुरंत बाद उसने पुलिस को फोन कर दिया। मैं उधर से सब्जी लेकर के आया तो पुलिस को मौके पर मैं ही मिला और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और फिर मुझे जेल में डाल दिया गया। मुझसे ना पूछा गया, मुझसे कोई सच्चाई नहीं पूछी गई और मैंने अपनी तरफ से बताना चाहा, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं निर्दोष हूँ। ये बात जैसे ही सुनी सो उसकी पत्नी और बुरी तरह से रोने लगी, पूरी तरह से विलाप करने लगी कि मेरा पति निर्दोष होते हुए भी मेरे पति को फांसी की सजा हो रही है। श्याम भी रो रहा है, उसकी पत्नी भी रो रही है। उनकी बातें सुनकर के जो चीप लगे थे गेट पर पहरेदार, वो भी रोने लगे। और जो ऑडियो रिकॉर्ड जेलर सुन रहे थे अपने कार्यालय में बैठे हुए ऑफिस में, वो भी सब रोने लगे कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है इसके साथ में, किया किसी और ने है और सजा कोई और भर रहा है। कहते हैं कि इंसान करता कोई और है लेकिन भरता कोई और है। ये संसार का नियम बन गया है और कानून में तो अक्सर यही होता है, करने वाले तो बहुत कम भरते हैं, ना करने वाले ज्यादा भरते हैं। इस प्रकार से पूरी रात दोनों आपस में एक दूसरे से लिपट करके रोते रहे, अपने दिल की दास्तान सुनाते रहे। इधर जेलर को हकीकत पता चल गई, सारे स्टाफ को हकीकत पता चल गई कि ये वास्तविक लड़का निर्दोष है। बहुत परेशान सुबह हो गई। उसकी पत्नी जो थी अपने पति के पैर छूने लगी और कहने लगी, स्वामी मुझे माफ कर देना, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो कोई बात नहीं, हम अगर अगले जन्म में हमें जन्म मिला तो हम अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी जरूर बनना चाहेंगे। श्याम कहने लगा, सुमन बस चिंता मत करना, मेरे मरने के बाद में, मेरे फांसी होने के बाद में तुम हमारी चिंता बिल्कुल मत करना। हमारे बीच में जो बच्चा है, लड़का है, उस लड़के की अच्छी तरह से परवरिश करना, उसे पढ़ाना लिखाना और उसे बताना कि तुम्हारा पिता दोषी नहीं था, निर्दोष था। क्योंकि अगर उसे इस बात का पता चल गया तो वो भी सोचेगा कि हमारा पिता कातिल था, दोषी था, खूनी था, इसलिए उसे फांसी हो गई। लेकिन मैं दोषी नहीं हूं। उन सब की बातें सुनकर के पूरा स्टाफ इतनी बुरी तरह से रो रहा था, रुदन हो रहा था। सभी लोग एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए खाली नहीं थे, अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। सुमन
बार बार जब अपने पति से बिछड़ करके जब चलती है तो एकदम से दौड़ करके आती है, पछाड़ खा के उस अपने पति के पैरों पे गिर जाती है। क्षमा करना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। इधर श्याम भी अपनी पत्नी की और अपने बच्चे की गम में इतना पागल हो रहा था कि वो भी दौड़ करके जाता है और अपनी पत्नी की कौली भर लेता है और रोने लगता है। ये दृश्य देख करके वहां के जितने भी लोग थे सभी बुरी तरह से व्याकुल हो रहे थे। फिर जेलर ने उसकी पत्नी को वहां से भेज दिया कि अब सवेरा हो चुका है, तुम जा सकती हो, आगे जो भगवान की मर्जी होगी वो देखा जाएगा। इधर साथियों, जेलर ने विचार किया कि अब होना क्या चाहिए कि ये तो निर्दोष है। फिर उसी बात को लेकर के सभी ने विचार किया। जेलर ने अपने सीनियर को ये खबर भिजवाई तो सीनियर ने कहा कि देखो ये लड़का, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन करके मालूम पड़ रहा है कि ये निर्दोष है, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट का आदेश है। लेकिन हाँ, इतना तो कर सकते हैं कि इन्होंने जो अपने मुंह से बताया है कि इनका एक दोस्त है जो इनकी गर्लफ्रेंड को प्राप्त करना चाहता था, लखन, उसने ये कत्ल किया है, तो क्यों ना हम इसकी जगह पर उसके लिए गिरफ्तार करके उसके लिए हम फांसी लगवा दें और इसे छोड़ दें। ऐसा ही हो सकता है। फांसी के समय ऐसा नहीं हो सकता कि क्योंकि कोर्ट के द्वारा अगर जो कोई केस लिख गया और उसे फांसी की सजा हो गई तो कोर्ट उसे वापस नहीं लेता है, ये तो फिर राष्ट्रपति के हाथ में केस चला जाता है। तब जेलर ने मिलकर के और जेल के साथियों ने मिलकर के और जेल के जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने मिलकर के श्याम की जगह लखन को गिरफ्तार करके उसे फांसी लगवा दी। जब तीसरा दिन हुआ और श्याम के लिए वहां से बरी कर दिया कि जाओ तुम बरी हो, निर्दोष हो, अगर आगे कुछ होगा तो हम देख लेंगे, क्योंकि परमात्मा के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती। इंसान अगर बुरा करता है तो उसे सजा जरूर मिलती है, अगर वो बुरा नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसे बचाने वाला कोई फरिश्ता जरूर मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती। हालांकि सत्य थोड़ी देर से जीतता है लेकिन जीतता जरूर है, इसलिए सत्य का हमेशा सहारा लेना चाहिए। अधर्म कुछ दिन तक फलता फूलता है लेकिन उसके बाद उसकी नाव एकदम से डूब जाती है, फिर वो कभी नहीं उभरता। तो साथियों, आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम इसी प्रकार की इमोशनल और मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आते रहें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई और इसी प्रकार की घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।